अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 92/8। मैं हूं फैसल अब्बासी। सादिया अफजाल ये प्रोग्राम होस्ट किया करती हैं। ज़ाती मसरूफियात के बायस आज वो ये फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रही हैं। इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई है इस्लामाबाद में। चीन, ईरान, रूस, ताजिकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ्स जो हैं उन्होंने एक मीटिंग की है और पाकिस्तान की जानिब से जो DGISI हैं उन्होंने इसको होस्ट किया है और इस मीटिंग के दौरान कुछ अहम उमूर पे इत्तफाक़ किया गया है जिसमें ख़ित्ते का देरपा अमन है, इस्तेहकाम है, इसके साथ साथ कुछ इंटेलिजेंस शेयरिंग भी है और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख़याल किया गया है। इससे मुतालिक भी बात करेंगे। मरियम औरंगज़ेब साहिबा कहती हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें बुनियादी तौर पर फ्रॉड मशीनें हैं और जो हुकूमत का रवैया है, वफाकी वज़रा का रवैया है, वो इलेक्शन कमीशन पर हमला है। नून लीग का ये मौक़िफ़ इंतखाबी इस्लाहात को लेके कितना जानदार है और EVM जो इससे पहले कई हफ्तों तक पार्लियामेंट में भी मौजूद रही और हुकूमत बार बार दुहाइयाँ भी देती रही कि आकर इसका मुआयना किया जाए, उसका तो मुआयना नहीं किया गया। लेकिन अब जब कानूनसाजी की बात आ रही है तो नून लीग आगे है। इसके अलावा मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस को धांधली का हेड क्वार्टर भी करार दिया है। क्या ये बयानिया और इंतखाबी इस्लाहात को लेके मुस्लिम लीग नून का आगे आना, जो उनकी जमात के अंदर के मामलात हैं, जो तफरीक है, क्या उस पर ये पर्दा डाल सकता है? और ये जब जमात के अंदर तोड़ फोड़ एक तरह से है तो ये कितना जानदार इनका मौक़िफ़ होगा और इस पर ये किस हद तक अपने खातिर खा नताइज हासिल कर सकेंगे? बिलावल भुट्टो ज़रदारी जनूबी पंजाब के मिशन पे हैं। आज वो लिया में रहे और उन्होंने ये सवाल उठाया कि वोट को इज़्ज़त देने वाले बुज़दार के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद क्यों नहीं ला सके। और बिलावल भुट्टो ने अपनी जो तनकीद है उसके रुख नून लीग की तरफ भी मोड़े हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो भी कहीं ना कहीं उनके निशाने पे आते हैं और हुकूमत भी आती है। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान की जो तोपों के रुख हैं वो बिलावल साहब की जानिब हैं। गो के अपोजिशन के अंदर की जो टूट फूट है और जो तोड़ फोड़ है उसकी वजह से अपोजिशन खासी कमज़ोर दिखाई देती है। क्या इन हालात में और इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर अपोजिशन हुकूमत को, जबकि हुकूमत फ़ैसला कर चुकी है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से कानून मंजूर करवाया जाएगा, क्या इस कानून की मंजूरी को रोक सकेगी? इससे मुतालिक भी प्रोग्राम में बात करेंगे। आज 11 सितंबर है, बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 70वीं बरसी है और आज के प्रोग्राम में ये भी जानने की कोशिश करेंगे जो कायद-ए-आज़म के अफकार हैं उन पर पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, जो अंदाज़े सियासत है उसमें कितना अमल होता है। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से सेनेटर अफरानुल्लाह साहब हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शर्मिला फारूकी साहिबा हैं। शर्मिला साहिबा आपका भी शुक्रिया। PTI का मौक़िफ़ भी लेंगे। जमशेद इकबाल चीमा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और हमारे साथ दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड एजाज़ आवान साहब मौजूद हैं। जनरल साहब, इससे पहले कि हम अपनी जो पॉलिटिकल डिस्कशन है उस पर आएँ, जो आज इंतहाई अहम मीटिंग हुई है, बज़ाहिर ये है थी तो जो मीटिंग वो इंटेलिजेंस चीफ्स के दरमियान थी, लेकिन इससे पहले जो पाकिस्तान कोशिशें कर रहा था कि पाकिस्तान ख़ित्ते के और अफ़गानिस्तान के हमसाया ममालिक को एक पेज पे ला के कोई मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले की कोशिश की जा रही थी कि अफ़गानिस्तान हुकूमत को अगर तस्लीम करना है तो मुत्तफ़िक़ा तौर पे किया जाए। क्या उससे ये मैसेज क्लियर हो जाता है कि उसमें भी अब खातिर खा कामयाबी होने वाली है? थैंक यू वेरी मच। पहली बात यह है कि इंटेलिजेंस चीफ्स की मीटिंग बहुत स्ट्रेटेजिक नौइयत की है क्योंकि थ्रेट असेसमेंट इंटेलिजेंस अदारे ही करते हैं। अगर ये 6 ममालिक मिलकर इंटेलिजेंस शेयरिंग करें और आने वाले तमाम खतरात से आगाह हो जाएं और अपनी हुकूमतों को आगाह करें तो कोई बैरूनी एक्स्ट्रा रीजनल पावर इसमें बदअमनी क्रिएट करने में कामयाब नहीं होगी। इस अगर तनाजुर में आप देखें तो ये बड़ी स्ट्रेटेजिक नौइयत की मीटिंग है। ये मैं कहूँगा ये अमन की तरफ यौम तकबीर है और इससे पूरे रीजन में एक बहुत अच्छा तासुर जाएगा क्योंकि इन 6 ममालिक की सिक्योरिटी, सलामती और अफगानिस्तान के अमन से फायदा उठाने की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो उसी वक्त हो सकेगी जब हमें थ्रेट का सही अदराक होगा, हम पर वक्त उसके खिलाफ मनसूबाबंदी कर सकेंगे और कोई एक्स्ट्रा रीजनल पार दखल अंदाजी नहीं कर सकेगी। तो अगर आप इस तनाजुर में देखें तो ये एक आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और ये बड़ी खुशाइंद है इस रीजन के लिए क्योंकि अफगानिस्तान का अमन और इन 6 रीजनल कंट्रीज का अमन एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं। ये कनेक्टिविटी खुशहाली लाएगी इन 6 ममालिक के लिए और ये 6 ममालिक का ताउन 40 बरस से जंग में पिसने वाले अफगानों के लिए एक अच्छी बिल्कुल ठीक है। ठीक है जल साहब, आपने एक्स्ट्रा रीजनल कुव्वत की बात की कि यहाँ पे कोई इस खित्ते के अमन को फिर
मुतासर नहीं कर सकेगा, तबाह नहीं कर सकेगा, लेकिन भारत तो इंट्रा रीजनल कंट्री है और इस सारे सिलसिले में वो मौजूद नहीं है। बज़ाहिर वो एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान को आइसोलेट करने के दावे करता रहा है। आप क्या समझते हैं अब इस सारी सूरत हाल पे, जब पाकिस्तान एक मरकज़ बना हुआ है, सबकी नज़रें पाकिस्तान पे हैं, तो भारत की अगला हथकंडा या प्रोपेगेंडा क्या हो सकता है? देखिए, वो अपना पूरा जोर लगाएगा अजीत डोभाल और नरेंद्र मोदी, लेकिन इन 6 ममालिक की इंटेलिजेंस तो बहुत बड़ी चीज है, वो हमारी इंटेलिजेंस को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता। जिस कंधे पे सवार होकर वो 20 बरस तक जो कुछ करता रहा है, जो नैरेटिव बिल्ड करता रहा है, पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश करता रहा है, पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी और मुआवनत के इल्जामात लगाता रहा है और खुद अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाता रहा है, वो कुव्वत अब यहाँ से जा चुकी है। अब उसके जनरल साहब आपसे लास्ट क्वेश्चन, आज 9/11 भी है, उसकी एक सिंबॉलिक, एक हिस्टोरिकल आज के दिन का एक अहमियत तो है। ये बता दें कि ये जो मीटिंग है और ये जो खित्ते के हालात बदल रहे हैं, व्हाट इज़ द मैसेज फॉर अमेरिका, और बिलखुसूस जो चीन के साथ उसके एक पहले से मामलात कोई अच्छे नहीं थे, क्या पैगाम है अमेरिका के लिए? मैं समझता हूँ कि मेरे लिए इस दिन की सबसे बड़ी अहमियत है जिनाह रहमतुल्लाह अलैह के रूह को सवाब पहुंचाना और उनको खराज तहसीन पेश करना। अमेरिका के लिए एक ही मैसेज है कि रीजनल पावर होते हुए, एक सुपर पावर होते हुए, अफगानिस्तान में वो जो टिकिंग बॉम्ब छोड़कर गए हैं, जो एसेट्स फ्रीज करके हुकूमत के लिए जो मुश्किलात छोड़ के गए हैं, जो वो स्टॉक पाइल्स ऑफ एमुनिशन छोड़कर गए हैं, इंशाअल्लाह उसको हम रीजन के अमन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और उनके लिए भी एक मॉरल बाइंडिंग है कि जिस मुल्क में उन्होंने 2.5 लाख बेगुनाह अफगानों को शहीद किया है, उनकी हालत पे रहम करें और एक सुपर पावर होते हुए अपने मोरालिटी का मुजाहरा करें, न कि बदअमनी। जी ठीक है, जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जमशेद इकबाल, अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को लेके आपकी हुकूमत खासे फ्रंट फुट पे है और अब कानून साजी के लिए आप तमाम तर जो इंतज़ामात हैं और कोशिशें हैं वो कर रहे हैं, लेकिन मरियम औरंगज़ेब साहिबा कहती हैं ये बुनियादी तौर पे फ्रॉड मशीनें हैं। अपोजिशन को ऑफ द फ्लोर पे तो आप आएंगे, आप जॉइंट सेशन बुलाएंगे, आप इसको इम्कान ये है कि मंजूर भी करवा लेंगे, ऑफ द फ्लोर क्यों नहीं मनवा सके हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, इसमें आप कह लें जो बयानात आए हैं इसके इलेक्शन कमीशन के, या जो इतराज़ात आए हैं यू कैन से दिस अपोजिशन के, जिसे वो धांधली का एक ज़रिया कह रहे हैं, मैं समझता हूँ जो अगर 37 जो इतराज़ात हैं वो मैंने आज बड़ी डिटेल से पढ़े हैं या सुने हैं, तो उसमें बड़ी मज़ख़हेज़ बातें हैं। उसमें एक तो ये कि एक ही इतराज़ को 4-4, 5-5 बार लिखा गया है, मतलब मुख्तलिफ अल्फाज करके, तो एक ही बात को 5-6 बार लिख दिया गया। मुझे ये समझ आती है कि ये एक, जिसे कहते हैं ना, एक अपनी आवाज़ में या एक बयान में एक जोर पैदा करने के लिए, कि नॉर्मली यहाँ लोगों को पढ़ने की आदत नहीं है, या एक सर्वे करने की या इन्फॉर्मेशन लेने की आदत नहीं है, तो वो कहेंगे कि 37 इतराज़, 37 इतराज़ात आ गए। मैं इलेक्शन कमीशन ने 37 इतराज़ात कर दिए। उसमें अगर मैं उसके ग्रुप्स बना रहा था तो वो तकरीबन को टोटल 6 या 7 उसके ग्रुप्स बनते हैं। वो 37 इतराज़ात जो हैं बेसिकली वो 6 या 7 उसके टोटल ग्रुप्स बनते हैं, और उसमें से मुझे शायद एक भी ऐसी बात नहीं मिली कि जिसमें कोई सबस्टांस हो, जिसमें कोई वजन हो। वो कहते हैं कि उसमें बड़ा मसका है, एक बयान था जी, मशीन जो है वो करप्ट हो सकती है, मशीन ईमानदार की तो नहीं हो की जा सकती। फिर यह था कि मशीन चोरी हो सकती है, फिर यह था कि मशीन में नजर नहीं आएगा। क्वेश्चन ये है कि ये जिस मशीन का जिक्र हो रहा है, इस तरह की मशीनें आपके, मतलब कंप्यूटर आपका इस तरह की मशीन है, फिर आपके जो आपका क्रेडिट कार्ड जो है, क्रेडिट कार्ड भी इसी तरह की एक मशीन में इस्तेमाल होता है, आपका डेबिट कार्ड एक इस तरह की मशीन में इस्तेमाल होता है, बाकी आपका शनाख्ती कार्ड जो है, बाकी आपका जितनी भी चीज़ें हैं आपके अंगूठे से या फिंगरप्रिंट से रिलेटेड है। आप वीज़ा लगवाने जाएँ, आप शनाख्ती कार्ड बनवाने जाएँ, आप प्रॉपर्टी बेचने जाएँ, प्रॉपर्टी लेने जाएँ, आप पेपरलेस होने पर हर ऑफिस जो है वो
उसका प्राइड है कि मैं पेपरलेस हूँ। और फिर मतलब आप बात कर रहे हैं कि जी ये जो मशीन है ये एक मतलब जो फ्रॉड है उसको रोक नहीं सकेगी, इसकी हिफाजत कौन करेगा, इसके कंट्रोल किस में होगी? भाई कंट्रोल तो डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन के पास होगी, उसकी हिफाजत कौन करेगा? डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन उसकी हिफाजत करेगा। अच्छा, उसको करप्ट होने से कौन बचाएगा, उसका सिस्टम कौन? फिर ये इतराज आता है कि इसकी क्या नाम है, इसकी बिजली हर जगह नहीं है, उसके साथ अपनी एक बैटरी है, उसको बिजली की जरूरत ही नहीं है। चीमा साहब जो आप बात कर रहे हैं, आप तकनीकी लिहाज से देखें, टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखें, उस पर बहुत से क्वेश्चंस तो आते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो तकनीकी माहिर ही बता सकते हैं, लेकिन इन जनरल अगर हम पॉलिटिकल बात करें, शफाफियत तो सभी चाहते हैं, लेकिन जब बात शफाफियत ख़त्म करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की आती है तो उस पर सारे रिलक्टेंट हो जाते हैं, जो बिलखुसूस अब अपोजिशन की जमातें हैं। अफनानुल्लाह साहब, आपकी जमात अब बिल्कुल फ्रंट फुट पे है, और आज मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने यह भी कहा कि जो वज़रा हैं और जो हुकूमती रवैया है वो मुतरादिफ है इलेक्शन कमीशन पर हमले के। पार्लियामेंट में अब क्या करेंगे? मुश्तरका इजलास में जब ये मामला जाएगा, आप किसी हद तक रोक सकेंगे क्या? जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब सेनेटर मुंतखब हुए थे वैसा एक इत्तफाक था अपोजिशन का, क्या उसकी कोशिश की जा रही है या हुकूमत जो है इसको बआसानी मंजूर कर लेगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारी कोशिश तो यही है कि हम इनिशियली देखेंगे कि क्या सिचुएशन बनती है मंडे को। तो अगर जो है वो नंबर्स के हिसाब से मामला देखेंगे कि कैसे हैं क्या नहीं। हमारी कोशिश ये है कि इनको रोकें। हमने देखें सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसने तो इसको रिजेक्ट कर दिया है, उसका मैं भी हिस्सा रहा हूँ। तो अब जो है वो मामला यही है कि ये ज़रा बुलडोज करेंगे इन्होंने ख़ुद भी मेरा नहीं ख्याल मसवदे को किसी ने पढ़ा हुआ है। हमने पिछले 2-3 महीने बड़ी कोशिश की कि हम कॉन्सेंसस बिल्ड करें, और जो हुकूमत ने जो मतलब के मसवदा बनाया था उसके अंदर 23 नुकात ऐसे थे जिसके अंदर हम इनके साथ एग्री भी हो गए थे, और हमने कहा था ठीक है वो 23 नुकात पे आपकी सपोर्ट करेंगे। और लेकिन हुआ ये कि उसके बाद के हमने इनको ये भी ऑफ़र की कि चले टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन कर लेते हैं, लेकिन ग्रेजुअल करेंगे, यानी कि एकदम से नहीं करेंगे, लेकिन एक एक करके, जैसे इसका आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट है, EVM वाला पार्ट है, फिर प्रिंटिंग वाला पार्ट है, फिर RTS वाला पार्ट है इस पूरे सिस्टम का। हम एक सिस्टम पहले डिप्लॉय करते हैं, देखते हैं कैसा होता है, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता हम जैसे सारी दुनिया में ये बातें, ये अफनानुल्लाह साहब ये बातें कहाँ पे हुई हैं? देखें, जो इंतखाबी इस्लाहात का मामला था, मुसव्वदा आने से पहले ही अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, और हुकूमत तो ये कहती है कि हम बार बार इनको दावत देते रहे आए हैं, आप इस निज़ाम का मुआयना तो करें। आप ये कह रहे हैं कि हमने ये तय भी किया था और उस पर हम इत्तफाक भी कर लिया था, ये सब कहाँ पे हुआ? ये सब सेनेट की पार्लियामेंट्री जो कमेटी है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स की कमेटी, इसको ताज हैदर साहब हेड कर रहे हैं, ये वहाँ पे हुआ है सारा कुछ। तो फिर बाहर आपकी जमात डिसऑन क्यों करती रही इसको? बाहर आपकी जमात इसको डिसऑन क्यों करती रही? नहीं, डिसोन नहीं किया। जहाँ पे बात होगी वहीं पे बात होगी ना, डिसोन कहाँ से करेंगे? डिसोन तो हमने 100 नुकात थे, हमने सारों को नहीं रिजेक्ट किया। हमने कहा 23 के ऊपर हम आपसे एग्री करते हैं, बाकियों के ऊपर हम बात कर, इसकी पूरी एक लिस्ट है जिसके ऊपर हमने कहा कि इस पर बात कर लेते हैं, ये हम नहीं मानते, ये हम मानते हैं। इस तरह इसके ऊपर बातचीत चली थी, जो कि बैठे हैं उनके अंदर इसी तरह मामला चलाया था। ये प्रोपेगेंडा ज्यादा हमारे खिलाफ हुआ है, हम नहीं मानते। मैंने खुद EVM को टेस्ट किया वहाँ पे, जब वहाँ पे लेके आए, और मैंने उधर खड़े होकर इनको बताया कि इसके अंदर मसले क्या है। मैं खुद इसके अंदर मसले क्या है, मैं खुद मेरा बैकग्राउंड IT का और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का है, और उसके पास इनके पास जवाब नहीं थे। और हमने क्या कहना था, फाफिन ने क्या कहा, फिल्डैट ने क्या कहा, मिनिस्ट्री ऑफ IT ने एक थर्ड पार्टी कंसल्टेंट हायर किया, मिनसेट स्पेनिश कंसल्टेंट, उसने क्या कहा, तमाम लोगों ने, तमाम इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ये थी कि हुकूमत जो करने जा रही है वो गलत है, इस तरह नहीं हो पाएगा, इसको ग्रेजुअल इम्प्लीमेंटेशन इसका रास्ता है। लेकिन क्योंकि देखें इस मुल्क के अंदर हर चीज ही तबाह कर दी है, सिविल इदारे तबाह कर दिए, महंगाई का तूफान है। मतलब कोई अफनानुल्लाह साहब इस पे आएंगे इलेक्टोरल प्रोसेस, ये तो अब इलेक्टोरल प्रोसेस का जनाजा निकाल रहे हैं, इस पे आएंगे। जो आपने बताया कि पार्लियामानी कमेटी में ये सब होता रहा, उसकी प्रोसीडिंग्स हमारे पास भी पहुंचती नहीं है, वो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो सियासी स्टांस आपका EVM को लेकर रहा है वो विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ना मानू वाला ही रहा है। शर्मिला फारूकी साहिबा, आपकी जमात मैं ना मानू नहीं रहा। मैंने एक मिनट रुक जाए, देखें हमने उसको उधर भी रिजेक्ट किया, हमने आई वोटिंग को उधर भी रिजेक्ट किया, लेकिन EVM एक नुकात है, उसमें और भी बहुत सारी नुकात है। हमने जिधर हम मानते थे, जिधर हमारा एग्रीमेंट था, हम मान गए थे। जी ठीक है। अच्छा शर्मिला फारूकी साहिबा,
पीपल्स पार्टी, अब क्योंकि ये मामला तो जा रहा है पार्लियामेंट में, जॉइंट सेशन होना है, बिलावल साहब ने आज भी नून लीग पे तनकीद की है, जो पब्लिक पॉलिटिक्स है उसमें तो बड़ा एग्रेशन है, बहुत ज़्यादा बिलावल साहब का एक गम व गुस्सा जो है वो नज़र आ रहा है। क्या करेंगे पार्लियामेंट में? मुत्तफ़िक़ा तौर पे पीपल्स पार्टी इंतखाबी इस्लाहात का जो बिल आ रहा है उसको रिजेक्ट करेगी? देखिए, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से जो EVM के ऊपर डिस्कशन हो रहा है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब ये कह देना कि जी ये तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं ये इनको बार बार रिपीट किया जा रहा है, देखिए तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो इदारा है जिसने मुल्क के अंदर आइंदा के इंतखाबात जो हैं उसको यकीनी बनाना है और उसकी शफाफियत और उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको भी यकीनी बनाना है। हम ये EVM क्यों लेकर आ रहे हैं या हुकूमत जो है इसके ऊपर बज़िद क्यों है? क्योंकि ये चाहते हैं कि जी मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों और ऐसे इंतखाबात हो जिसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। लेकिन अगर आप वो इंतखाबी इस्लाहात की जो तरमीम है उसी को इतना कंट्रोवर्शियल बना देंगे, उसी को बुलडोज करेंगे जिस तरह ये करना चाह रहे हैं जॉइंट सेशन के अंदर, तो जब वो प्रोसेस ही पूरा डूबियस हो जाएगा, उसी के ऊपर इतना सारा अभाम होगा, तो आइंदा इलेक्शंस किस तरीके से कोई एक्सेप्ट करेगा? अब ECP के जो ऑब्जेक्शंस हैं EVM के ऊपर वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। वो ये कहते हैं कि जी आप इसकी सिक्योरिटी किस तरीके से यकीनी बनाएंगे। दुनिया में कई सारी डेमोक्रेसीज़ हैं और उन डेमोक्रेसीज़ में सिर्फ 8 ऐसी डेमोक्रेसीज़ हैं जिन्होंने EVM का इस्तेमाल किया, जिसमें से इंडिया आप ले लें। अच्छा, इंडिया के अंदर भी ये जो EVMs हैं ये हैक हो चुकी हैं, 2014 में भी हुई हैं, 2016 के अंदर भी हुई हैं। यही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के का सवाल है, क्योंकि पहली बात तो ये कि आप उस मशीन की सिक्योरिटी कैसे यकीनी बनाएंगे, फिर आप कैसे उसका डेटा प्रोटेक्ट करेंगे हैक होने से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इतने लार्ज स्केल के अंदर आप इतनी जल्दी कैसे EVMs की परचेज करेंगे और किस तरीके से अगले इलेक्शन तक इनको यकीनी बनाएंगे। टाइम बहुत कम रह गया है। अब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, ना मेरी जमात को इस बात समझ आ रही है कि जनाब आप क्यों बुलडोज करना चाह रहे हैं। सिर्फ आप बुलडोज इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि अगले इलेक्शन में जाने से पहले आप ये कहें कि जी हमने तो जो वादे किए थे हमने पूरे कर दी, हमने तो कहा था कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लेकर आएंगे, वो हो गया। सिर्फ कह देना और कर देना, लेकिन उसका जो पर्पस है वो ये है कि आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन, आपने धांधली को रोकना है। लेकिन जब आप पूरा प्रोसेस जो लेकर आ रहे हैं और जिस तरीके से आप इसको बुलडोज करेंगे जॉइंट सेशन से, वही एक धांधली के जरिए आप करें। क्योंकि अभी जो आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी का जो स्टैंडिंग कमेटी का जो इजलास हुआ है जिसके अंदर से आपके एक सिटिंग फेडरल मिनिस्टर ने बदतमीजी की है ECP के साथ और वहां से वो वॉकआउट कर गए तो ये आप हर चीज को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, हर चीज को आप इस तरीके से लेके चल रहे हैं जो एक फाल डेमोक्रेसी में नहीं होता है, जमहूरियत में नहीं होता है। आप क्यों इस पर डिबेट नहीं करना चाहते, आप क्यों तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं करना चाहते? इनको मालूम है कि सेनेट से ये पास नहीं करवा सकेंगे, तो इसलिए अब ये सेनेट से बाईपास करके इसको जॉइंट सेशन में जा रहे हैं, वहां से बुलडोज कराएंगे। तो देखिए, बुलडोज कराने से आप ये बात जो है लोगों में बावर नहीं करा सकते कि ये प्रोसेस फ्री एंड फेयर है और आइंदा के इलेक्शन भी फ्री एंड फेयर होंगे, क्योंकि आपने उस प्रोसेस को ही पूरा कंट्रोवर्शियल बना दिया है। इनको ये बात जी ठीक है। शर्मिला साहिबा ये जो सवाल आपने उठाया है ये जमशेद इकबाल चीमा साहब से कि जब सेनेट की पार्लिमानी कमेटी भी इसको रिजेक्ट कर रही है, ऑपोजिशन भी इतना शोर कर रही है, तो फिर उसके बावजूद हुकूमत क्यों बज़िद है इसको मंजूर करवाने पर? ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जमशेद इकबाल चीमा साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा ने आज ये भी कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस धांधली का गढ़ बना हुआ है, और इसके साथ साथ जो कल आज़म सवाती साहब की तरफ से बयान था कि ऐसे इदारे को आग लगा दें और इन्होंने पैसे पकड़े हुए हैं, ये दोनों तरफ जब इस शिद्दत की महाजराई हो रही है और आप एक कानून पास करने जा रहे हैं,
वो एक ये भी कहा जाता है कि लाजमी नहीं कि जो कानून पास हो जाए तो फिर उस पर उस तरह अमल दरामद भी होगा। कल इस कानून को लेके कोई बड़ा रोला ना हो जाए, कोई तहरीक ना हो जाए, तो उससे पहले ये अपोजिशन के लोगों के साथ मज़ीद मुशावरत क्यों नहीं कर ली जाती, इनको राम क्यों नहीं कर लिया जाता? देखें, बेसिकली आप कह लें कि अल्टीमेटली जो लॉजिक है, जो सेन आप कह लें स्टांस है या दलील है, उसने प्रिवेल करना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी जो बात हो रही थी कि जी ये जो हैक हो जाएगी मशीन, मतलब बड़ी अजीब सी बात है कि पार्लियामेंट के दो लोग बैठे हैं और मुस्लिम लीग नून के या पीपल्स पार्टी अक्सर लोग ये बात कर रहे हैं हैक हो जाएगी। भाई हैक वो चीज़ होती है जो नेट से कनेक्टेड हो। जो चीज़ नेट से कनेक्टेड ही नहीं है वो हैक कैसे हो सकती है? ये मुझे नहीं समझ आती कि ये टेक्नोलॉजी से कितने वाकिफ है कि भाई ये आप कह लें जो मशीन है आपकी ईवीएम आपकी नेट से कनेक्टेड ही नहीं है और आप कह रहे हैं कि हैक हो जाएगी। दूसरी इसमें लिहाजा इसमें इस तरह का कोई इशू नहीं है। नहीं, इसमें जरा चीमा साहब ये अफनान साहब भी IT एक्सपर्ट हैं, मुझे जरा ये बता दें आप। मैंने पहले भी गुजारिश की थी, आप टेक्निकल बात कर रहे हैं, मैं बता देता हूँ कनेक्टेड कैसे है। जी ये मैं बता देता हूँ कनेक्टेड जी। अफनान साहब जरा चीमा साहब इस पॉइंट का जवाब देने में आपसे बात हूं। अफनान साहब इसके तीन हिस्से एक हिस्सा इसका आइडेंटिफिकेशन का है। यार मुझे कंप्लीट कर अफनान मुझे कंप्लीट कर लेना और अफनान मुझे बात अच्छा कर लें। चीमा साहब आप कर लें जी, कंप्लीट कर लें, ऐसे ना करें कर। हाँ अच्छा, दूसरी जो बात इन्होंने की है अपना इशाला साहबा ने क्या नाम है, शर्मिला साहबा, मेरी बहन ने जो बात की है, उन्होंने कहा जी परचेज के शर्मिला साहबा ने कि परचेज का टाइम बड़ा थोड़ा है। परचेज के लिए पे आपके पास परचेज के लिए और सप्लाई के लिए आपके पास 2 साल हैं। हम कह रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है कि हम 6 महीने के अंदर इसको सप्लाई कर देंगे और परचेज भी हो जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। ये इशू नहीं है। सादा सी मशीन है जो 60 से 70 हज़ार रुपए की बनती है। 60 से 70 हज़ार रुपए की मशीन बनने वाली जो मशीन है वो कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है और क्या उसमें आप कह लें कि ऐसा कुछ जादू हो सकता है कि जो अवेलेबल ना हो। वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो डेफिनेटली देगी। तीसरी जो इसमें बात है कि हमारे पास आप कह लें कि हमारा पहला इलेक्शन है, हम पहला इलेक्शन हमारी निगरानी में होना है। पीपल्स पार्टी इससे पहले अपनी हुकूमत में या उनकी बनाई हुई आप निगरान हुकूमत में काफी सारे इलेक्शन करा चुकी है। नून लीग अपनी जो बनाई हुई हुकूमत है निगरान, उसमें इलेक्शन करा चुकी है। और कोई एक भी इलेक्शन 1977 का पहला इलेक्शन, 77 का इलेक्शन पहला था जो पीपल्स पार्टी ने कराया। चारों वज़ीर आला बगैर बिला मुकाबला मुंतखब हुए, भुट्टो साहब बिला मुकाबला मुंतखब हुए। ये एक हिस्ट्री है। आज भी जो सिंध में जो उनकी मर्जी के इलेक्शन होता है, निगरानी में इलेक्शन होते हैं, उनके सामने है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि नून लीग ने उन पर इतराज ना किया हो या कोई ऐसा इलेक्शन नून लीग ने करवाया और पीपल्स पार्टी ने उस पर इतराज ना किया हो या हमने ना किया, ऐसा नहीं हुआ। हमारा ये पहला इलेक्शन है। हम इस रवायत को तोड़ना चाहते हैं। हम कहते हैं कि जमहूरियत होती ही फ्री एंड फेयर है और जमहूरियत की बुनियाद ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। हम इस इलेक्शन को जिम्मेदार हैं। हम इस इलेक्शन हिस्ट्री बदलना चाहते हैं कि हम फ्री एंड फेयर कराएं। ठीक है चीमा साहब जरा अफनान साहब की तरफ जाते हैं। जो सवाल आपने सर एक मिनट जी चीमा साहब कानून के हवाले से कानून के हवाले से कानून एक मिनट कानून के बारे में सुन लेना। कानून हमेशा अक्सरियत की बुनियाद पे पास होते हैं। हर हुकूमत अक्सरियत की बुनियाद पे पास करती है। कानून पास करने को धांधली आप नहीं कहते। हमेशा हर कानून अक्सरियत की बेस पे हुआ है, लिहाजा इसे धांधली कहना एक बड़ी जाती वाली बात है। धांधली खुदा न खास्ता सुम्मा खुदा न खास्ता अगर हो, हमारे दौर में इलेक्शन फ्री एंड फेयर ना हो, फिर इनका हक है। ठीक है चीमा साहब, आपकी बात बिल्कुल इन प्रिंसिपल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है चीमा साहब, इन प्रिंसिपल यू आर राइट। अफनान साहब मुझे जरा ये समझाएं, जो शिबली फराज साहब कहते हैं कि ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल पार्ट्स जो हैं उनका एक मजमुआ है, लेकिन एक बुनियादी सवाल है, टेक्निकल क्वेश्चन है, इसमें ज़ाहिर है एनोड भी होंगे, डायोड भी, कैथोड भी। ये विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम ये कैसे ऑटोमेशन पे जाएंगे, ये कैसे काम कर लेंगे? पहली बात तो ये है कि कोई दुनिया का ऐसा हार्डवेयर नहीं है जिसको आईटी की दुनिया का कोई ऐसा हार्डवेयर नहीं है जिसके ऊपर आप सॉफ्टवेयर ना और वो चले। कोई ना कोई आपको सॉफ्टवेयर उसके ऊपर डालना पड़ता है जो कोऑर्डिनेट करता है उन फंक्शंस को जो वो हार्डवेयर कर सकता है। तो ये तो एक बड़ी सिंपल और इसकी भी यही मिसाल है। आप ये तो बेसिकली चलाता है। मिसाल के तौर पे आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट जो है वो ईवीएम वाले पार्ट से कनेक्टेड है। जब तक आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट जो है आएगा, अपनी आईडी देगा, वो जब तक एक्सेप्ट नहीं हो जाएगा तब तक आप वोट नहीं कर सकते। तो देयर इज अ सॉफ्टवेयर जो कि कोऑर्डिनेशन कर रहा है सारी की सारी
जो भी मामला हो रहा है। तो ये बात कहना कि इसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये नहीं, ये बात गलत है। एक बात, जो मशीन इन्होंने डेमो की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री ने बनाई, मैं अपने भाई की क्या कहते हैं उसके लिए बता देता हूँ कि वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वो इंटरनेट पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने वोट डाला, सबने सारे जब ने आके वोट डाला, एंड में वोट कैलकुलेट करेगी वो मशीन। जब वो वोट कैलकुलेट एंड में करेगी मशीन, QR कोड आ जाएगा, फॉर्म 45 जाएगा। जी बिल्कुल। जो QR कोड आप जो प्रिजाइडिंग अफसर एक ऐप के थ्रू वो QR कोड रिकॉर्ड करेगा और उसको ट्रांसमिट करेगा इलेक्शन ऑफिस में भी। आपकी ऐप है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, आपका QR कोड ओवर द इंटरनेट जा रहा है, तो ये कहना कि इंटरनेट पे डिपेंडेंट नहीं है, इंटरनेट की जरूरत नहीं है, ये बात गलत है। ये बात 100% बल्कि। लेकिन उसमें अफनान साहब देखें, अफनान साहब अगर टेक्निकल बात करें उसमें यह है कि जब QR कोड तो तब जनरेट होगा ना जब पोलिंग क्लोज हो चुकी होगी और वो फॉर्म 45 आपके पोलिंग एजेंट के पास होगा। उसके बाद पोलिंग के प्रोसेस के बाद रिजल्ट्स के दौरान ये इंटरनेट डिपेंडेंट है ना, उससे पहले तो नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर तो है इसमें। सॉफ्टवेयर की वल्नरेबिलिटी अपनी जगह पे है। पहली बात, जब तो देखिए सिक्योरिटी के बारे में हम लोग ये कहते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में, कि सिक्योरिटी इज एज गुड एज द वीकेस्ट लिंक इन द चेन। जो वीकेस्ट लिंक इस चेन के अंदर है वो इसका रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम होगा, जो कि पहले भी बैठ गया। तो उसके अंदर आपको जरूरत ही नहीं ना सारा इलेक्शन मैनिपुलेट करने की। जब आप रिजल्ट ट्रांसमिट होगा, आपने सिर्फ 3-4% रिजल्ट मैनिपुलेट कर लिया, आपका इलेक्शन चेंज हो जाएगा, और ये बड़ा आसानी से होता है। जी ठीक है। शर्मिला साहिबा, बिलावल साहब आज मौजूद थे लिया में, उन्होंने कहा कि वोट को इज्जत देने वाले बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद क्यों नहीं ला सके हैं। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान ने भी ये कहा था कि PDM टूटने की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। फिर अपोजिशन के इत्तेहाद इत्तफाक की बात भी हो रही है। अब पीपल्स पार्टी की लाइन क्या है? पीपल्स पार्टी किस तरफ है? नून लीग में तो हमें कन्फ्यूजन एक नज़र आती है, लेकिन आपकी जमात किस तरफ है? आपकी क्या लाइन है? देखिए हमारी जमात का तो शुरू से यही मौक़िफ़ है और मौक़िफ़ था और मौक़िफ़ रहेगा कि हमें पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर दोनों जगह जद्दोजहद करनी है। नून लीग का मौक़िफ़ ये था, मौलाना साहब का मौक़िफ़ ये था कि जी इस्तीफ़े दे दें और लॉन्ग मार्च करें। अब पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं रही और पीपल्स पार्टी नहीं मानती इस्तीफ़े देने पे, लेकिन अब इनको क्या चीज़ रोक रही है कि ये इस्तीफ़े नहीं दे रहे PMLN? हमने तो उनको ये भी ऑफर किया था कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस लेकर आएं और पंजाब से शुरू करें और हमजा शहबाज को आप वजीर आला पंजाब बनाएं। लेकिन अगेन हमने देखा कि यहाँ पर एक शहबाज ग्रुप है और एक नवाज ग्रुप है, और दोनों शायद ये चाहते हैं कि एक दूसरा जो है वो पावर में ना आए। इनको हमजा शहबाज नहीं पसंद था, नहीं चाहते थे। हम ये तो नहीं कह रहे थे कि पंजाब में हम हुकूमत बनाना चाह रहे हैं, हम तो हुकूमत इनको बना के दे रहे थे, इनको मंजूर नहीं था। अब समझ में ये नहीं आ रहा है, इनमें बड़ी कंफ्यूजन है कि ये करना क्या चाहते हैं। अब जो इनका फैसला सामने है, 6 सीटों के साथ 6 MPAs के साथ आप पंजाब में नून लीग को हुकूमत कैसे बनाकर दे सकते थे? देखिए 6 सीटें हमारी हैं, बाकी सीटें PMLN की हैं। अगर आपने अदम एतमाद की तहरीक लानी है तो आप उस ऐवान से लेकर आएंगे जहां पर आपके पास नंबर्स पूरे हैं, और पंजाब में हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। नंबर्स का गेम है तमाम ये। और अगर ये PMLN मान जाती और अगर ये हमजा शहबाज पे राजी हो जाती, हमने तो उनको कहा था कि आप वहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर पंजाब इनके हाथों से निकल जाता तो इनकी तो कमर टूट चुकी होती, लेकिन PMLN ये नहीं माना। अच्छा, अब मसला ये है कि आपने देखा कि जब से पीपल्स पार्टी का रास्ता अलग हुआ PDM से, PDM का वो एक साख या वो एक इनकी जो एक होता है ना एनर्जी, या वो जो पहले मौलाना को क्या मसला है? बिलावल साहब से क्या मसला है मौलाना फजलुर रहमान साहब को? अब देखो दमखम नहीं रहा है। अब ना PTI इनको कोई ज़्यादा अहमियत देती है, और आपने देखा कि जिस तरीके से एक ज़माना था कि जब हम सब साथ थे तो तमाम ज़िमनी इंतखाबात जीते, सेनेट का इलेक्शन जीता, और जो जलसे होते थे वो उससे एक बहुत बड़ा धचका मिला था हुकूमत वक्त को। लेकिन अब ये एक नॉन एंटिटी सा बन के रह गया है अनफॉर्चुनेटली। अब PDM का हदफ जो है वो PTI नहीं है, वो पीपल्स पार्टी है, जो कि बहुत अफसोसनाक बात है। जी बिल्कुल ठीक है। चीमा साहब, ये तो खैर अपोजिशन अपने इनके मसाइल हैं। जी अफनान साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, ज़रा मुझे चीमा साहब से एक जवाब लेना है। ये तो अपोजिशन खैर कमज़ोर हो चुकी है, अपोजिशन का वो इत्तेहाद भी नहीं रहा, वो जोश जज्बा भी नहीं रहा, फिर जमातें फर्दर जो हैं वो आपस में उनके मसाइल हैं।
लेकिन आपकी जमात जो हुक्मरान जमात है उसके भी तो कुछ ना कुछ मसाइल हैं। अलीम खान साहब से मुताल्लिक अब आ रहा है कि वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, क्या मामला है अलीम खान साहब का? मेरे ख्याल चेंजेस हो रही हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि अलीम खान साहब मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। तो आप कह लें कि चेंजेस के हवाले से चूंकि जो नाम आ रहा था उसमें अलीम खान साहब का भी आ रहा था, तो शायद उन्होंने थोड़ा सा जिसे कहते हैं प्रीएम्प्ट करने वाली बात, और डेफिनेटली हमारे एक सीनियर रहनुमा हैं और आप कह लें कि उनको कोई अच्छी जगह ही कंपनी पार्टी एडजस्ट करेगी, इसमें इशू नहीं है। बेसिक जो बात है इसमें हमारे मसाइल और पीडीएम के मसाइल जो हैं या अपोजिशन के मसाइल वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। आप थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करें कि इस वक्त जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है अपोजिशन में मुस्लिम लीग नून है, और मुस्लिम लीग नून इतनी अग्रेसिव है कि उन्हें आज पीटीएम के साथ या फजलुर रहमान साहब या चकजई साहब, ऐसे लोग जो हमेशा पाकिस्तान की बुनियाद, पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ रहे, वो कहते रहे कि हम अफगानिस्तान में दफन होना चाहते हैं, यहाँ दफन नहीं होना चाहते, हम सरहद को नहीं मानते, उन लोगों के साथ मुस्लिम लीग नून को जब बैठ के तो अपोजिशन कर रही है, तो ये उनकी सियासत के लिए, इस मुल्क के लिए, इस रियासत के लिए, और मुस्लिम लीग नून जो एक कभी एक आप कह लें कि नेशनल पार्टी होती थी, उसके वजूद के लिए अच्छा नहीं है। और यही वजह बनी कि आज वो एक आप कह लें सेंट्रल पंजाब की पार्टी बन के रह गई। फिर पीपल्स पार्टी के साथ तो इशू था ही था, वो मतलब मैं समझता हूँ शायद उनके खिलाफ वो एक साजिश ही कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी अपोजिशन नहीं है, वो तो हुकूमत है। अब जो जिस पार्टी के एक सूबे में जहां पे आप कह लें कि अक्सरियत है, ये वोट बैंक है, वहां उनकी हुकूमत है, इससे बढ़ के उन्होंने क्या लेना था या क्या ले सकते हैं कि पंजाब में तो उनका वोट ही 720, 700, 1400, 1500, 1700, 1800 ये वोट होता है। जहां पे 1700-1800 वोट है, यहाँ तो उन्होंने ज़ाहिर कभी भी ना उन्होंने हुकूमत में आना है, ना कभी उन्होंने जीतना है। वो जो भी उनका जो कुछ भी है वो अंदरूनी सिंध है, ये सिंध है। अब सिंध में उनकी हुकूमत है, तो आप उन्हें कह रहे हैं कि रिजाइन करें। तो सो मैं समझता हूँ कि ये जो सारा मेला सजाया गया था, ये पीपल्स पार्टी की चादर चोरी करने के लिए था अदरवाइज। और उसके बाद जब पीपल्स पार्टी उनके ट्रैप में नहीं आई तो पीछे आराम से बैठ गए हैं। ये आप कह लें कि दागदार किस्म के लोग हैं। और फिर विद इन द पार्टी अगर देखें, दागदार कौन है? दागदार कौन है? कहा जाता है कि हम हमारे साथ बैठे। चीमा साहब दागदार कौन है? अच्छा, हमें कहा जाता है कि सर कहने लगा हमें कहा जाता है कि हमें इत्माद में लें, हमारे साथ बैठें। देखिए एक अनफॉर्चुनेट बात है कि देखिए जो आपकी पार्लिमानी पार्टी है या पार्टी जो कानूनी पार्टी है, उसके सदर शहबाज शरीफ साहब हैं। शहबाज शरीफ साहब एक बात करते हैं और मरियम बीबी दूसरी बात कर देती हैं। अब अगर नहीं ये सबको पता है चीमा साहब, दागदार आपकी मुराद दागदार से कौन है? मेरी दागदार से मुराद यह है कि मियां साहब और मरियम बीबी दोनों ही आप कह लें कि सजा याफ्ता हैं। शहबाज शरीफ साहब पे $25 अरब रुपए की आप ठीक है। अफरान साहब, सेनेटर अफरान साहब, एक अब जब ये हाल हो, ठीक है चीमा साहब, आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। जरा अफरान साहब की आपको सियासत तो नहीं कर रहे जी, बेसिकली आप, हाँ मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप सियासत नहीं कर रहे, आप तो बचाव कर रहे हैं जी, ठीक है, कुछ मांग रहे हैं, आपने देना क्या है कौम को? अफनान साहब ब्रेक के बाद आपका जरा सबर कर ले जी अफनान साहब, एक ब्रेक के बाद आपसे जरा लेते हैं। एक तो जो पॉइंट उठाया है शर्मिला फारूकी साहिबा ने, और दूसरा जो जमशेद इकबाल चीमा साहब ने बात की। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे शर्मिला साहिबा को भी और जमशेद इकबाल चीमा साहब की बात को भी, लेकिन इसके साथ साथ ये बता दें कि आपकी जमात में इतना ज़्यादा हिजान है। जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि नवाज़ शरीफ रवां बरस वापस आ जाएंगे और फिर उसके बाद उनकी बात को डिनाई कर दिया जाता है। इसी तरह एक कैंप से कोई बात आती है तो दूसरा कैंप इसको मुस्तरद कर देता है। बयानियों का तजाद भी खुल के सामने आ रहा है, एक तफरीक जो है वो भी नज़र आ रही है। इस असना में बतौर लीडिंग अपोजिशन आपके किरदार पे भी सवाल उठ रहे हैं, तो कल के इलेक्शन में ये बात आपको फ़ायदा देगी या नुकसान? देखिए, हमारी पार्टी जो है वो बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। उसके अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ सोच के लोग हैं, बहुत सारे धड़े हैं। ये भी है कि एक नेशनल असेंबली की सीट में बहुत सारे कई सारे धड़े भी हैं। तो इसी तरह हर बंदा अपनी सोच के हिसाब से बात करता है, लेकिन जो फुल एंड फाइनल से है वो हमारे लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास है, और उसके बाद जो है वो मामला वहाँ पर जाके सेटल हो जाता है। अब हमारी
इंटरनल वर्किंग के इश्यूज जो है उनको इतना हाईलाइट किया जाता है। अगर इसी तरह देखा जाए तो वो 6 के करीब तो वज़ीर आज़म के कैंडिडेट पीटीआई के अंदर भी हैं, असद उमर साहब भी हैं, परवेज़ खटक साहब भी हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं, अपना वो चौधरी साहब जो गवर्नर हैं वो, मतलब कोई एक नहीं पता नहीं कितने हैं क्या कहते हैं। अब वो हम अगर इसको इसी लकीर को पीटना शुरू कर दें तो पता नहीं क्या सारे दिन यही होगा। मसला ये है कि जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उससे जो है वो मामले को जो है वो हटाया जाता है। एक्चुअल प्रॉब्लम जो है इस मुल्क में जो तबाह बर्बादी पिछले 3 साल में आई है, 2.5 करोड़ लोग खतरे गुर्बत से नीचे चले गए हैं, जो महंगाई है वो उसको उधर से तवज्जो हटाने के लिए नॉन इशूज़ को कहते हैं हाईलाइट किया जाता है। अब मैं जवाब देना चाहूँगा, शर्मिला जो है उन्होंने कुछ बातें की। देखें, रेजिग्नेशन वाले मामले के ऊपर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी आपकी ये थी कि सिंध गवर्नमेंट में ये लोग सारे इस्तीफे दें, वफाक में हम दें, पंजाब में दें, तब हुकूमत जाएगी। ये थोड़ी होगा कि पीपल पार्टी बीच में से कहे हम सिंध की हुकूमत एंजॉय करना चाहते हैं, हम तो नहीं देंगे लेकिन बाकी सारे दे दें, इस तरह तो नहीं होगा ना। और फिर हमने जो है वो हमारी हमेशा कोशिश रही है कि पीपल पार्टी जो है उसके साथ हमारा अलायंस रहे, लेकिन वो जो सारा सिलसिला है बाप पार्टी से वोट लेने का, जिसपे सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज और सेनेटर रज़ा रब्बानी ने खुद कंडेम किया पीपल पार्टी के डिसीजन को, उसके बारे में क्या कहते हैं हम तो नहीं कुछ कर सकते थे ना। जब आपने खुद जो है वो बाप पार्टी से वोट लिया तो आपने खुद पीडीएम को ख़त्म किया, आप किसी और को इसका जो है वो नहीं दे सकते जिम्मेदारी। फिर इन्होंने कहा जी पंजाब गवर्नमेंट गिरानी है। ओ भैया, आपको टास्क दिया गया है। मैं देखें, बात यह है कि जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इमरान खान साहब ने जिस दिन लेना था ना, उस दिन हमने पीपल पार्टी वालों को कांटेक्ट किया और हमने कहा कि इसको हम इधर रोकते हैं। उस वक्त इन्होंने कहा नहीं, हम इंटरेस्टेड नहीं है। ये बात ऑन द रिकॉर्ड है। अब अगर आप बाद में आप विफाक में हुकूमत आप गिराना नहीं चाहते तो आप किसकी गेम खेल रहे हैं? फिर सारा पाकिस्तान जानता है आप किसकी गेम खेल रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इन चीज़ों में उलझने से बेहतर है कि ये देखना चाहिए कि कौन से मतलब कि क्राइटेरिया या कौन सा ग्राउंड है जिसके ऊपर हम काम अभी भी साथ कर सकते हैं, वरना इन बहसों में जाएंगे तो फिर बहुत सारी और भी मैं बातें कर सकता हूँ। फिर मैं चीमा साहब जो है वो बहुत दफ़ा इनको पता नहीं मैं कितनी दफ़ा, ये करप्शन की इनको बात नहीं करनी चाहिए, इनको जेब नहीं देती। करप्शन की बात वो करे जो खुद बड़ा ईमानदार हो। तो ये दूसरों की करप्शन और दागदारी की बात करते हैं। मैं अगर कहानी सुनाऊंगी क्या क्या किसने किया है तो फिर उसके बाद लग पता जाएगा। इमरान खान जो कह रहे हैं ना, जिन लीडरों के साथ हम लोग बैठे हैं वो पाकिस्तानी ठीक नहीं है, इन्हीं लीडरों के साथ आपका लीडर भी बैठता था। इमरान खान को ये सारे लीडर बहुत पसंद थे, उनकी सारी की सारी तकरीरें निकालें कि वो क्या क्या बोलते रहे। तो ये बातें जब आपको सूट करता था तो वो अच्छे थे, आज आपको सूट नहीं कर रहा तो आप कह रहे हैं बड़े बुरे। और ये बात कहना कि जी आपको बड़ी फिक्र है कि जी इस मुल्क में जो अपना तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए घेर कहते करता है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर आप लोगों ने कहते कंट्रोवर्शियल ऑलरेडी कर दिए 2023 के, और जो बिल आप लेके आ रहे हैं इससे और कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। और ये जो अगर ये समझ रहे हैं कि ये जोर जबरदस्ती से सीपी को, अपोजिशन को दबा देंगे, मीडिया को दबा देंगे, जुडिशरी को दबा देंगे, ये नहीं होगा। हम जो है इनसे बहुत ताकतवर लोगों को पहले शिकस्त देंगे। ये तो किसी स्टेट की मूली है ये लोग। मुशर्रफ भी बहुत मुख्य जी ठीक है। वो कहते थे सुने मेरी बात, वो काफली वाले बोलते थे हम 10 दफा सदर इलेक्ट करेंगे वर्दी में, किधर गया वो 10 दफा इलेक्ट करने वाला सदर? तो ये बातें करना बड़ा आसान है। हम इंशाल्लाह ईंट से ईंट बजाएंगे जिस दिन इलेक्शन होगा इन सब की। जी ठीक है, चलें वो हम देख लेंगे ईंट से ईंट कब बजती है। खैर शर्मिला साहिबा आपकी, अब असद उमर साहब ने आज कहा है कि जो मरदमशुमारी होगी और फिर उसके बाद जो हैं वो 2023 के इलेक्शन होंगे। कराची में आपके केएमसी का मामला भी चल रहा है, जो केएमसी का टैक्स है उसको लेके क्यों अंडरस्टैंडिंग विफाक के साथ नहीं हो पाती? जो वर्किंग रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट्स है वो भी हमने देखा कि खटाई में ही पड़ा रहता है। देखिए, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं इस पे अफसोस का इजहार ही कर सकती हूँ। हमने शुरू दिन से यही देखा है कि जो रवैया वफाक का बाकी दीगर सूबों के साथ है वो रवैया वैसा सिंध के साथ नहीं है। चाहे आप फेडरल पीएसडीपी के अंदर देखें कि बाकी सूबों को 22 प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स वफाक की जाने से, जबकि सिंध को सिर्फ 2 दिए जा रहे हैं। या एनएससी अवार्ड की मद में जो सिंध को कम पैसे मिलते हैं वो, चाहे पानी का मामला हो उसके ऊपर सिंध को अपने हक के लिए शोर मचाना पड़ता है और सिंध का पानी रोक लिया जाता है। गैस का मामला हो या फेडरल एम्प्लॉयज़ जो जिनका ताल्लुक सिंध से उनको बरतरफ कर देना वो मामला हो, मतलब ऐसे बेशुमार मामला हैं।
इसके ऊपर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर भी हम बार बार मामलात उठाते हैं, सिंध असेंबली के अंदर भी उठाते हैं। एक आपको याद होगा कि कुछ माह कबल एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई थी जी। वो कोऑर्डिनेशन कमेटी इसलिए बनाई गई थी कि वफाक और सिंध के दरमियान जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो बॉटलनेक्स आ रहे हैं उसको एक स्मूथ करने के लिए, और एक जैसा होता है ना फाइल यहाँ से पहुंची यहाँ फंस गई, वफाक ये जुरिसडिक्शन वफाक की है या सिंध की है, उसमें जो मामला फंस जाते थे उसको जो है मामलात को स्मूथ करने के लिए वो कमेटी बनाई गई थी। उसका भी कोई हासिल वसूल हमें नज़र नहीं आया। मसला ये है कि वफाक की जानिब से वो जो एक जिसे कहते हैं ना कि एक जो सौतेलों वाला सलूक है वो सिंध के साथ बारहा किया जाता है। ये शर्मिला साहिबा, पीपल्स पार्टी जब नून लीग की हुकूमत हो तब भी आप कहते हैं सौतेलों वाला सलूक है, पीटीआई की हुकूमत हो तब भी आप कहते हैं कि सौतेलों वाला सलूक है। फिर जब आपसे सवाल पूछा जाता है कि पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड इस्तेमाल कर रही है, सिंध कार्ड खेल रही है, तो आप उस बात से भी डिनाई कर जाते हैं। किस तरह सौतेलों वाला सलूक है, ज़रा ये बता दें। मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया ना कि चाहे वो गैस का मामला हो, चाहे वो पानी का मामला हो, चाहे वो एनएफसी अवार्ड की मद में पैसों का मामला हो, चाहे वो फेडरल पीएसडीपी में प्रोजेक्ट्स का मामला हो सिंध के हवाले से, इन तमाम के अंदर ये तो ब्लैक एंड वाइट है ना। ये सिर्फ मेरी कहीं सुनी बात या आपकी कहीं सुनी बात नहीं, या मैं कोई रेटोरिक है, मैं कोई बयानिया नहीं दे रही आपको। ये तो कागजात के ऊपर एक चीज़ से आपको नज़र आ रहा है सामने कि क्या मामलात हैं। लेकिन मसला ये है कि क्यों आप देखें ना, इमरान खान साहब मुल्क के वजीर आज़म है, बाकी सूबों में जाते हैं, सिंध नहीं आते, और अगर आते भी हैं तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव है सिंध का उससे मुलाकात नहीं करते, पूछते नहीं कि आपके क्या मामला है, क्यों नहीं मिलते आप अगर कराची आ रहे हैं तो आप वजीर आला को तो बुलाएं ना, पूछें कि क्या मामला है। ठीक है आपकी हुकूमत यहाँ नहीं है, लेकिन है तो आप मुल्क के वजीर आज़म ना। जी ठीक है, कर दिए। ठीक है शर्मिला साहिबा, ये कुछ सवाल हैं जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान था उस पर कितना अमल दरामद हुआ, फिर उसकी मीटिंग्स वज़ीर आला हाउस के बजाय गवर्नर हाउस में क्यों होती हैं। चीमा साहब एक तो ज़रा इनको रिस्पॉन्ड कर दें। दूसरा, आज 11 सितंबर है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 73वीं बरसी है और दुनिया ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एक लीडर माना है और एक कामयाब वकील के साथ साथ एक कामयाब सियासतदान भी माना है। ये क्यों है ऐसा कि जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के सियासी अफकार थे या सियासी अफकार हैं, मौजूदा हमारे सियासतदान उनसे रानुमाई नहीं ले पा रहे हैं, खा वो आपकी जमात हो, शर्मिला साहिबा की हो या कोई और जमात हो। चीमा साहब देखें, पहली बात तो ये कि कायद आज़म आप कह लें कि वकील कितने अच्छे थे या वो आप कह रहे हैं कि बाकी उनका पर्सनल किरदार, वो तो शायद कई और लोगों का भी अच्छा होगा, लेकिन इस कौम के 22 करोड़ लोगों को या इस खित्ते के मुसलमानों को, बांग्लादेश और हम दोनों को इकट्ठा करें तो ऑलमोस्ट 40 करोड़ लोग बनते हैं। 40 करोड़ लोगों को जो आज़ादी लेके दे के गए, जो आप कह लें कि हिंदू की गुलामी से जो मुतवक्को थी वो निकाला, तो आज हम जिस तरह इंडिया के मुसलमानों का हालत देखते हैं तो हम समझते हैं कि इससे बड़ी को नेकी कोई इंसान 40 करोड़ लोगों पे या आने वाली नस्लों पे कर नहीं सकता। लिहाजा वो सिर्फ उनको वकील के तौर पर या अच्छे किरदार वाले आदमी के तौर पर या बासूर आदमी के तौर पर नहीं, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े विजनरी और बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन या एक सेल्फलेस होके जिस तरह बीमारी की हालत पर उन्होंने काम किया, जिस तरह आप कह लें कि सादगी से काम किया, वो एक बड़ी एक एग्जाम्पल है। दूसरी इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो आप कह लें फ़ायदा उठाया जा रहा है कि नहीं उठाया जा रहा। मैं समझता हूँ कि कायद आज़म की वफ़ात के बाद जो जिस तरह की साजिशें शुरू हुई वो बड़ा अनफॉर्चुनेट था। फिर उसके बाद भुट्टो मतलब वो आप कह लें कि उसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हमारी शुरू में पुअर रही हैं। फिर भुट्टो साहब आए तो वो भी आप कह लें वो लेवल नहीं था, डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ थी वो उस तरह नहीं हो सकी जिस तरह मैंने 77 के इलेक्शन की जिस तरह बात की है, वो भी एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ। उसके बाद जो शुरू हुआ काम वो बड़ा खतरनाक था कि हमने जो एक ट्रांसपेरेंसी को जिस तरह कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है और एक लर्न लेसन पीपल्स पार्टी ने लर्न किया कि मियाँ साहब की कामयाबी किस तरह हुई है। उस कामयाबी को देख के जब जरदारी साहब का बयानिया आया कि मियाँ साहब की कामयाबी के जो सक्सेस स्टोरी है उसको उस तरह देखा जाए, हमारे पास पैसे होने चाहिए, वो बड़े ही बदकिस्मत दिन थे। मैं समझता हूँ कि एक गैर जमहूरी नहीं, आपकी जमात चीमा साहब, मियाँ नवाज शरीफ के चीमा साहब आपकी जमात में कायद आज़म के सियासी अफकार की झलक कहाँ नजर आती है?
देखें, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के हवाले से देखें, हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी के हवाले से देखें, असूल पसंदी के हवाले से देखें, तो हमारा बेटर रिकॉर्ड है। और फिर मैं समझता हूँ कि हमारे रिकॉर्ड को ज़्यादा अच्छा देखा जाएगा जब हम 5 साल पूरे करेंगे, तो 5 साल बाद हम शायद ज़्यादा बेहतर पोजीशन में हों। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, इलेक्शन कमीशन ने आपको 1 साल की मोहलत दी है इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ तो एक लंबा सब्जेक्ट है, वो अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूं पाकिस्तान की सियासी जमातों में नहीं है। सेनेटर अफनान साहब टाइम कम है, चीमा साहब जरा मैं इस पे ये डू यू एग्री कि फायदा उठाया है हमने बानिए पाकिस्तान के सियासी अफकार से? देखिए, हमने कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि कुछ अफकार को हमने फॉलो किया है, लेकिन ज़्यादातर हमने ब्रीफ कमेंट कीजिएगा। ब्रीफ। अगर हमारी हरकतें ये रहीं कि हमने इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगाए, इस मुल्क को जो है वो अपना सत्यानाश किया, मुल्क के मुफादात बेच दिए, न्यूक्लियर के राज बेच दिए, तो ये फिर इस तरह मामलात नहीं। ठीक है शर्मिला साहिबा, सेम क्वेश्चन टू यू। पे है कि हम शर्मिला साहिबा ब्रीफ कमेंट, टाइम बहुत कम है, ब्रीफ कमेंट शर्मिला साहिबा। इस चीज पे कायद-ए-आज़म के सियासी अफकार से आपकी जमात किस हद तक उस पर अमल पैरा हुई? देखिए, अफसोस की बात तो ये है कि पाकिस्तान को बने हुए 75 साल से ज़ायद हो गए हैं और आज तक हम साफ पीने का पानी, अच्छी तालीम और अच्छी सेहत। ठीक है शर्मिला साहिबा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहिबा, सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, जमशेद इकबाल चीमा साहब, इजाज़त दीजिए।